Hello students, I'm Santosh Banu and I'm back with my new session SSC previous paper analysis. Okay, so let's get started. बच्चों आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिख रहा है बच्चे, ये फिलिप में से उठाया गया है। द विलेजर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड सिटी क्राउड। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, साफ साफ हमें क्या बता रहे हैं कि जो विलेजर था उसको क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड फील हुआ, ठीक है, काफ़ी टाइम से, एंड हैड नो करेज, और उसके पास क्या नहीं था, साहस नहीं था, टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड सिटी क्राउड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो स्टूड तो नहीं हो सकता, जो इररिलेवेंट आंसर्स हैं उनको हटाइए। जब वो एजिटेटेड फील कर रहा होगा तो एडजस्ट कैसे करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। गेज का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, विदाउट विंकिंग योर आइज, तो गेज का मतलब तो देखना होता है, तो उसने कैसा फील किया, हेजिटेटेड फील किया, इसलिए यहाँ पर राइट चॉइस हो जाती है आपकी डी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हमें इन फिलअप में क्या करना होता है, जो पार्ट हमसे पूछा जा रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना होता है हमें। बाकी सेंटेंस हमें क्या समझा रहा था कि भाई एजुकेटेड सिटी क्राउड के सामने जो विलेजर होगा वो हेजिटेटेड फील करेगा। यही कारण है, जैसे आपने देखा होगा, गांव का बच्चा होता है, शहर का बच्चा होता है। जो बच्चा शहर में रहता है वो ज़्यादा फ्रैंक होता है बोलने में, लेकिन गांव के बच्चे थोड़ा सा कम बोलते हैं क्योंकि उनको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन थी कि उसने हेजिटेटेड फील किया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे हमारा कि हाइपोक्राइट्स ट्राई टू अपीयरेंसेस। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये जैसा आप देख पा रहे हो, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। तो जो हाइपोक्राइट्स होते हैं वो पाखंडी लोग होते हैं, वो अपनी जो अपीयरेंस बना के रखते हैं उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी चॉइस है बच्चे, दैट इज कीप अप। कीप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन रखना। ओके, कीप अवे नहीं हो सकता क्योंकि कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना किसी चीज को। तो जो हाइपोक्राइट्स होते हैं वो अपनी इमेज को लोगों के सामने मेंटेन करते हैं, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द। यहाँ पर कुछ फ्लेयर से रिलेटेड कुछ शब्द दे रखे हैं बच्चे। ये वो शब्द हैं जिनका साउंड तो सबका सेम है लेकिन हर बार उसका मीनिंग गलत है, मतलब अलग तरीके से वो यूज हो रहा है। बोलेंगे तो सभी को फ्लेयर, फेयर, आप देख पा रहे हो सी और बी का सेम साउंड रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों वो मैं समझाती हूँ। देखो, फ्लेयर का मतलब होता है चमकना, कोई भी चीज फ्लेयरिंग है यानी कि जो चमक रही है, जिसके अंदर क्या है, थोड़ी शाइन है, ठीक है। फेयर का मतलब होता है जिसमें पक्षपात ना हो। डी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जिसमें पक्षपात ना हो, बिल्कुल फेयर है, साफ है। ये जो सी लिखा है बच्चे, फ्लेयर, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी हमारी जो इनबोर्न टेंडेंसी होती है, ठीक है, प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं, और वो कैसी है, हमारी इनबोर्न है, तो उसको हम कहते हैं फ्लेयर, ठीक है। ये एक टाइप का स्किल है हमारा, ठीक है। ऊपर जो फेयर लिखा है बच्चे, ये हमारा एक किराए का टाइप होता है। जैसे अगर हम बसों में किराया देते हैं तो कैसे देते हैं, क्योंकि हर इंसान अपना किराया क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो बस में 50 लोग बैठे हैं तो 50 अपना अपना किराया देंगे, तो दैट इज कॉल्ड फेयर, ठीक है। जैसे हम बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में जो किराया देते हैं दैट विल बी फेयर। हायर का मतलब होता है पर्सनल, अपने पर्पज से जब हम किसी को हायर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पर ओनली द ब्रेव डिजर्व्स। जो ब्रेव लोग होते हैं वही क्या डिजर्व करते हैं। अब ना तो भाई वो जो किराया है वो डिजर्व करते, तो इसको मैं हटा देती हूँ। प्रवृत्ति का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता। फ्लेयर का मतलब होता है चमकना, सो योर राइट चॉइस विल बी फेयर। मतलब वो क्या डिजर्व करते हैं, फेयर डिजर्व करते हैं, कि उनके साथ पक्षपात ना हो, डिजर्व करते हैं वो, क्यों, क्योंकि वो ब्रेव हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि यू कैन नॉट लूज वट यू हैड। एक बात बताना बच्चों, ये कह रहा है कि आप वो चीज़ नहीं खो सकते जो आपके पास हमेशा है। बच्चों अगर एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम खो सकते हैं, खोने के चांसेस जो है वो हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज़ होगी तो हम उसको खो भी सकते हैं। हैव का मतलब भी क्या हुआ कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसको खो सकते हैं। अगला तो कह रहा है कि आप उस चीज़ को नहीं खो सकते जो आपके पास कभी थी ही नहीं। तो यहाँ पर आपकी चॉइस हो जाती है बच्चों सी, यानी कि नेवर हैड। यू नेवर हैड, जो चीज़ हमारे पास थी ही नहीं तो हम उसको खोएंगे कैसे।
जो चीज़ हमारे पास होती है वही हम खो सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो हम वंस कर सकते बच्चे, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ना बी कर सकते ना डी कर सकते। सो योर राइट चॉइस विल बी सी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे कि व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट, आपको यहाँ पर वो भरनी है बच्चे, ठीक है। तो एक बात समझना जरा, आज मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि भाई कल शाम को, अभी मान लीजिए घड़ी में बजे हैं 6, अब जो मोमेंट है बच्चे ये घड़ी में 6 बजे हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं कल घर गई 4 बजे, कल मैं घर गई 4 बजे, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं जब घर पे गई तो गेस्ट आए हुए थे। अब एक बात बताओ, गेस्ट आने की जो घटना है वो कौन से टेंस में हुई। आज मैं आपको बता रही हूँ 6 बजे, मैं कल घर गई 4 बजे, 6 के रेफरेंस में 4 बजे सिंपल पास्ट टेंस है, ये V2 की सिचुएशन है, ठीक है। जैसे ये लिख रखा कि व्हेन वी गोट होम, तो ये देखिए ये V2 गोट हमने लिख दिया। आगे कह रहा है कि वी फाउंड दैट, मैंने पाया, हमने पाया क्या कि द गेस्ट, अब जब मैं पहुंची हूँ 4 बजे तो गेस्ट तो उससे भी पहले आ चुके थे, तो ये घटना जो है ये पास्ट के भी और पीछे पास्ट में चली गई, और पास्ट के और पीछे पास्ट को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड अराइव्ड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखो आज 6 बजे के रेफरेंस में कल के 4 बजे सिंपल पास्ट टेंस है, और गेस्ट आने की घटना चाहे 3 बजे, 3 बजे भी अगर गेस्ट आए हैं बच्चे तो देखिए आज के 6 के रेफरेंस में कल के 4 बजे सिंपल पास्ट है, और 6 के रेफरेंस में 3 बजे पास्ट का भी पास्ट है, और पास्ट के पास्ट को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। टेंस की क्लासेज में मैंने ये काफ़ी सारा डिस्कस किया है, तो आप यहाँ पर से कर लेंगे। कॉमन सेंस ये थी बच्चों, अगर हम यहाँ से देखें तो इज अराइविंग हमारा कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। हैज़ के बाद कभी अराइविंग आता ही नहीं, क्योंकि हैज़ हैव हैड हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। हैव अराइव्ड अगर मैं करती बच्चे तो कॉमन सेंस भी अगर आप लगाते कि भाई वी गोट होम पास्ट टेंस है, वी फाउंड पास्ट है, तो कुछ ना कुछ बात यहाँ पर पास्ट की हो रही है। अगर मान लो ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता था, आपने इस तरीके से इंग्लिश को नहीं पढ़ा है, तो भी आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते थे कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हैड अराइव्ड आएगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट के कॉन्टेक्स्ट से भी आप देखते तो पास्ट का आंसर तो सिर्फ डी है, तो इसलिए आपके यहाँ पर 3 एलिमिनेट हो जाते। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स द मोब टू ब्रेक डाउन वाइस चांसलर्स डोर। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो सबसे पहले आपको समझना होगा मोब क्या होती है। भाई मोब होती है एजिटेटेड पीपल, यानी कि गुस्साए लोग, ऐसे लोग जो गुस्से में हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा फार्मर बिल, फार्मर बिल के लिए कुछ लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, मोब कहलाएगी। अब वो हमारे लिए क्या है, मोब है। अब ये देखिए बच्चे, अगर हम इसको देखें तो ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स हैं, क्या वो विश करेंगे मोब को, नहीं कर सकते, तो मैं ए को यहाँ पर एलिमिनेट कर देती हूँ। एजिटेटर्स जो हैं वो थ्रेट भी नहीं कर सकते। एक्साइट का मतलब होता है एक्साइटमेंट होना, पॉजिटिव वर्ड हो गया, वो इंसाइट करेंगे, और इंसाइट का मतलब होता है बच्चे भड़काना, कुछ गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना, तो दैट विल बी इंसाइटेड। ओके, सो योर करेक्ट चॉइस विल बी डी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी ये सेंटेंस गिवन होता है बच्चे, जो फिलअप आपसे पूछा जा रहा है, आपको पहले और बाद का पूरा सेंटेंस पढ़ के देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, ठीक है बच्चे। और मोब का आप एक और क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो लिख देता है द एंग्री मोब, तो आप एक एरर ये निकालना कि मोब शब्द के साथ कभी भी एंग्री शब्द का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मोब ऑलरेडी कैसे होती है, गुस्से वाली होती है, तो वहां पर एंग्री शब्द मोब को सुपरफ्लुअस बना रहा होता है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते। बच्चों मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो डाली हैं सिर्फ इसी चैप्टर को लेकर के, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन को लेकर के। और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो एक्सप्रेशंस जिसमें मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स यूज हुए हैं। क्लियर, तो आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, 2 वीडियोज मैंने डाली हुई हैं सिर्फ इस टॉपिक को लेकर के कि कौन सा शब्द किसके साथ यूज हुआ है, ओके, और वो कैसे सेंटेंस को फालतू बना रहे हैं, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब यही होता है जिसमें सुपर फ्लो है, सुपर फ्लो मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, तो आप चाहो तो देख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इफ शी हैड सीन द कार कमिंग,
यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इफ शी हैड सीन, हमारा जो कंडीशनल पार्ट है वो इफ ये पार्ट है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज वो होती है जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। मेन क्लोज वो होती है जिसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जो अपने मीनिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ठीक है। ये जो हमारे डिपेंडेंट क्लोज है बच्चे, जिस पार्ट में ये कंडीशनल वर्ड लगे होते हैं, ये हमेशा किससे बनती हैं? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब से बनती हैं। तो देखिए हमारी फाइनाइट वर्ब कैसी है। इफ शी हैड सीन, इसको मैं कहूंगी पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब हम टेंस का कॉन्टेक्स्ट फिट करेंगे तो आगे भी हमें कुछ ऐसे शब्द चाहिए जो पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होते हों। पास्ट परफेक्ट। अब देखो हमारा पास्ट परफेक्ट कहाँ पे है। इसने क्या लिख रखा है कि मे नोट क्रॉस्ड द रोड। अगर हम जनरल सा भी सेंस लगाते बच्चे तो मे नोट क्रॉस्ड, भाई मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद तो V1 आता है हमेशा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा क्या? हैव लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? मे नोट हैव क्रॉस्ड द रोड। तो आपकी जो एरर होगी बच्चे वो यहाँ पर सी पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। और क्यों हुई? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट के साथ होता है, राइट। और पास्ट परफेक्ट ये कब बनेगा? जब आप इसमें हैव लगाओगे, और यही आपकी एरर भी है। मे नोट हैव क्रॉस्ड द रोड, ये आपकी टेक्निक है, क्लियर। और इसका क्या मतलब है कि पास्ट परफेक्ट में ये एक्शन हो जाती। अगर वो देख लेती कार को आते हुए तो वो क्या कर लेती? मे नोट है वो रोड को क्रॉस ना करती, ठीक है। तो ये इसका सेंस था। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आई वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि फॉर 8 months। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सा टेंस है? अगर मैं आज आपको बता रही हूँ 2021 में, ठीक है, 2021 में अगर मैं बताऊं तो कॉमन सेंस यहाँ पर क्या है कि उसने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम किया। हो सकता है अब भी कर रहा हो। तो कॉमन सेंस यहाँ पे क्या थी कि सिंस और फॉर अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो टेंस होगा वो क्या चाहिए? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। तो सेगमेंट जो है हमारा वो ए में एरर है, राइट। आप यहाँ पर कर सकते हो हैव बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा ये? हैव बीन वर्किंग। 8 महीने से काम कर रहा है। भाई 8 महीने तो हो गए, 9वां चल रहा है, ये इसका सेंस है, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर एरर आपको करनी थी ए सेगमेंट में। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट एरर। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड द लास्ट 1 year। बच्चों ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। वो कह रहा है कि इन द लास्ट 1 year। इस सेंटेंस को आप एक बार देखें ध्यान से। तो एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 year है बच्चों, यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर क्या ध्यान देगा कि भाई द लास्ट और द पास्ट आते हैं तो यहाँ पे फॉर भरा जाता है। मैंने आपको ये टेक्निक बता रखी है कि लास्ट और पास्ट, एक बार मैं फिर से आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि जब लास्ट और पास्ट आते हैं, जब हम लास्ट और पास्ट शब्द का यूज करते हैं, लास्ट एंड पास्ट, तो आगे हमेशा सिंस भरा जाता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर द आर्टिकल होता तो हम यहाँ पे फॉर लगाते, क्योंकि ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात करता। थ्योरी क्लासेस में मैंने काफ़ी डिस्कस किया है। अगर कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट नहीं है फिलहाल जो ये वीडियो देख रहा है, तो मैंने टेंस के वीडियोस डाल रखे हैं बच्चे, वहाँ पर मैंने यूज ऑफ सिंस एंड फॉर दिखा रखा है कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर में अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है, तो काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया है, एक बार आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई द लास्ट आ गया यहाँ पर। अब उसको ये लग रहा है क्या कि भाई या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। लेकिन वो देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो सेंटेंस पे। वो ये कह रहा है एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 year, मतलब पिछले 1 साल से बढ़ी है। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पर जो एरर होगी बच्चे वो आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा? जब आप यहाँ पर लिखोगे हैज एस्केलेटेड, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि हैज क्यों लगाया मैंने, हैव क्यों नहीं लगाया। तो भाई एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? द कॉस्ट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग।
ऑफ की वजह से लिविंग हमारा क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो वर्ब आएगी द कॉस्ट के हिसाब से। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, मतलब पिछले 1 साल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हमारी क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, और किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपको ये सेगमेंट में एरर करनी थी, और ये सेगमेंट हमारा हो जाता है यहाँ पर कौन सा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बी पार्ट हो गया, तो सी में आपको एरर निकालनी थी, एस्केलेटेड से पहले हैज लगाना था। ओके, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो एक शब्द यूज हुआ है हमारा मच, और एक यूज हुआ है टू, एक लिखा है हमने हैवी। तो भाई टू हैवी का मतलब क्या होता है, टू के 2 मतलब आपकी लाइफ में है बच्चों। टू हमारा सबसे पहले एक काम तो क्या करता है, भी, एडिशनल के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो आई लव यू टू, कई बार हम बोलते हैं आई टू लव यू। ठीक है, ये सबसे पहला यूज होता है भी। सेकंड हमारा क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। तो अब ये देखो क्या कह रहे हैं कि जो काम जो दिया गया था वो क्या था, जरूरत से ज्यादा हैवी था। ठीक है, टू कंप्लीट। और आप ये भी जानते हो बच्चे कि टू हमेशा जोड़ा बनाता है टू का, टू हमेशा जोड़ा बनाता है टू का, और टू हमेशा लगता है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। तो भाई हैवी हमारा अनप्लीजेंट है तो टू लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। मच यहाँ पर फालतू है। ठीक है जी, टू हैवी जब आपने कह दिया तो ऑलरेडी इसका मतलब क्या है कि वो जरूरत से ज्यादा था, फॉर अस टू कंप्लीट, और यही आपकी एरर है। और ये सेगमेंट हमारा कौन सा है बच्चे, ये सी सेगमेंट है। सी की एरर है ये कि यहाँ पर मच टू में मच नहीं आना चाहिए, आप सिंपली बोलिए वॉज टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट, और यही आपकी एरर भी थी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चे, ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। आपको पता है बच्चे कंजंक्शन में जब हम पढ़ते हैं तो कंजंक्शन में मैं एक चीज सिखाती हूँ आपको कि 9 से 10 वर्ड ऐसे हैं जो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो देन का यूज नहीं करते, वो टू का यूज करते हैं। और इसके पीछे लॉजिक है बच्चे, ये कोई रूल नहीं है जो आप इसको पढ़ोगे। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई भी पर्सन मेरे से सीनियर है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ही इज सीनियर टू मी। टू लगता है डेस्टिनेशन से पहले, तो कोई भी पर्सन जिसकी कंपैरिजन मैं अपने आप से कर रही हूँ कि भाई मेरी कंपैरिजन मिस्टर वर्मा से होती है, तो मिस्टर वर्मा मेरा डेस्टिनेशन हो गया जिससे मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लेटर लिखते थे तो जिसको लेटर लिखते थे वो हमारे लिए क्या होता था, टू होता था। जो लिखता था वो कौन होता था, उसके लिए एड्रेस हम क्या लिखते थे, फ्रॉम लिखते थे। आज आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली आपका डेस्टिनेशन है, वो आपके लिए टू है। दिल्ली से वापस लौट रहे हो वो आपके लिए क्या होता है, फ्रॉम होता है। तो यहाँ पर ये कॉमन सेंस है बच्चे कि प्रेफर जो है वो टू को लेगा, कि किसी चीज को जब आप प्रेफर करते हो, ठीक है, तो प्रेफर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर ये देन नहीं आना था। एरर इसी पार्ट में है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू करेंगे। जैसे आप ये शब्द बनाते हो इन्फीरियर, सुपीरियर, ठीक है, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है। उसके बाद आप यूज करते हो कौन सा, सीनियर एंड जूनियर। ये वो शब्द हैं जो हमेशा कंपैरिजन में देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं, और यही आपका कॉन्सेप्ट भी था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो हमारी एरर क्या है बच्चों, हेडमास्टर एक पोस्ट का नाम है और हर पोस्ट के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अगर एक ही पर्सन की 2 पोस्ट होंगी तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट पोस्ट के साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि मैं एकेडमी की फाउंडर भी हूँ, ठीक है, और मैं एक टीचर भी हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ाती भी हूँ, पानोज इंग्लिश क्लासेज में मैं पढ़ाती भी हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी, द फाउंडर एंड टीचर, क्योंकि टोटल पर्सन मैं एक हूँ। ठीक है, ये लाइफ है बच्चों, इसमें रूल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हो तो ये चीज़ें समझते हो सकता है आपने ऐसा एक डॉग देखा जिसका रंग काला है, आपने एक ऐसा डॉग भी देखा होगा जो वाइट कलर का है, लेकिन आपने एक ऐसा डॉग भी देखा होगा जिसमें ये दोनों कलर होते हैं। तो उस डॉग के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या हम आर्टिकल 2 जगह पे लगाएंगे, नहीं ना। हमें क्या करना पड़ेगा, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, आर्टिकल एक ही जगह पे देना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि डॉग एक है, उसके दो एडजेक्टिव हैं। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती ए वाइट डॉग, तो देखिए एक वो डॉग जो ब्लैक है, एक वो डॉग जो वाइट है। अब इस सिचुएशन में वर्ब मुझे प्लूरल लगानी पड़ती, क्योंकि हर नाउन के साथ आर्टिकल का लगना मस्ट है। ओके, आपने एक ऐसी शर्ट भी देखी होगी जो वाइट होती है, एक ऐसी शर्ट भी होती है जो ब्लैक होती है, एक ऐसी शर्ट भी हो सकती है जिसमें ये दोनों कलर हों, क्योंकि ये लाइफ है बच्चों। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पर्सन की दो पोस्ट हों, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग पर्सन हों। अब हम कैसे पता करें कि ये दो अलग अलग पर्सन है या क्या चीज़ है? तो देखिए यहाँ पर हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड, किसको? द टीचर्स को। तो टीचर से पहले द तो लगा रखा है अगले ने, लेकिन यहाँ पर हेडमास्टर से पहले क्या नहीं है? द आर्टिकल नहीं है, और यही आपकी एरर भी है। तो आपका जो एरर होगी बच्चे वो ए सेगमेंट में होगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेट अवर ओल्ड हाउस। बच्चों मैंने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है। जैसे आप जनरली बोलते हो क्या कि भाई इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो इस सेंटेंस में सेंस क्या है कि भाई ये चाय पीने का टाइम है। इसका मतलब रूटीन में आप चाय पीते हो उस टाइम पे। अगर मैं ये कहूँ कि इट इज़ द टाइम आई टुक टी, इसका क्या मतलब होगा कि मैंने आज ही इस टाइम पे चाय पी है। और जो काम रूटीन एक्शन से हटकर होते हैं वो इंग्लिश में हमेशा V2 से लिखे जाते हैं। क्लियर? जैसे आप मूवी देखने जाते हो, क्या कोई पर्सन रूटीन में मूवी देख सकता है? आज मैं ट्रेड फेयर गई थी, क्या कोई पर्सन रूटीन में ट्रेड फेयर जा सकता है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। अगर इसके बाद सब्जेक्ट मेंशन हो तो आगे हमेशा V2 लगाओ, तो आगे हमेशा क्या लगाओ? V2। अब चलो देखो, इट इज़ हाई टाइम हो गया, आगे ये सब्जेक्ट हमें क्या दिख रहा है? V। तो यहाँ पर रेनोवेट की जगह पे रेनोवेटेड आना चाहिए, यही आपकी एरर है। सो योर एरर इज इन सेगमेंट बी की एरर हो गई है आपकी। और इसको हमेशा ध्यान रखना, ये रूटीन एक्शन से हटकर होने वाला काम है, वो एक्टिविटी जो रूटीन में नहीं होती। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेक्स वर्ब कैसे आई, तो बच्चों ध्यान दो, नॉलेज एंड विजडम ये दोनों क्रियाएं ऐसी हैं जो पैरेलल में चलती हैं। ठीक है, नॉलेज होगा तो विजडम बढ़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों साथ साथ होने वाली एक्शन है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो दोनों एंड से जुड़ी हुई दो बातें हैं, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन में आकर के एक हो जाती हैं। जैसे आप ये कहते हो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, क्योंकि ब्रेड अलग से एक नाउन है, बटर अलग से नाउन है, बट जब दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाते हैं, और इसीलिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो ये देखिए मेक्स यहाँ पर ठीक लिख रखा है, एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड, ये पूरा ठीक था बच्चे, इसमें कोई एरर नहीं थी। तो आपको यहाँ पर करना है नो एरर। अवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। बच्चों यहाँ पर ऑफ शब्द यहाँ पर फालतू है आपका। ठीक है, ये जो ऑफ इसने लगा रखा है ये फालतू है। बच्चों इंग्लिश में प्रेपोजिशन क्यों लगती है, क्यों नहीं लगती, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी वीडियो लिस्ट में नीचे से 8 नंबर का सेशन देखिए, सेशन नंबर 8, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि वाई वी यूज प्रेपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे हमें पता ही नहीं होता था कि हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्यों नहीं आती। वटेवर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे वहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसी लॉजिक से देखा। अब मैं अगर आपको सीधा कह देती भाई कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं आएगा, किताबों में भी लिखा हुआ है जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, आप सीधा लिखोगे प्रेपोजिशन बाय संतोष पानू तो हो सकता है वो वीडियो आपकी लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर टाइम निकालें, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन वो आपकी आई ओपनिंग वीडियो है। आपको पता लगेगा कि आज तक हम प्रेपोजिशन यूज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं यूज करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। यहाँ पर जो एरर थी बच्चे वो हमारी क्या एरर थी, ध्यान देंगे एक बार। मैनी ए मैन,
बच्चों यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है इसका ये मतलब है ज़्यादा में से एक की बात हो रही है। ये हमारा ए आर्टिकल है, मेन हमारा सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब यहाँ पर आएगी बच्चों हैव नहीं हैज। ठीक है, यही इसकी एरर थी। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि मैनी ए मैन वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट, इसका ये मतलब होगा कि लोग तो बहुत सारे थे बट उसमें से एक आदमी मारा गया ब्लास्ट में। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है बच्चे। कई बार एग्जाम में ये एरर इसलिए भी आ जाती है जब वो आर्टिकल नहीं देता, मतलब इस तरीके से ये पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। आज वो आपसे वो पूछ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी ये भी पूछ ले। तो मैनी मैन तो कभी हो ही नहीं पाएगा बच्चे, क्योंकि मैनी का मतलब क्या होता है मोर देन टू। तो MAN नहीं हो सकता कभी भी, MEN होना चाहिए। या तो हम बोले मैनी मैन, मैनी बोल करके हम क्या लिखें MEN, या फिर दूसरी टेक्निक क्या है हमारी, हम लिखें इसको मैनी ए मैन, मैनी ए मैन। और जब ए मैन की बात हो रही है बच्चे तो ए मैन के हिसाब से वर्ब हमारी क्या आएगी सिंगुलर, तो हैव की जगह पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा हैज से। क्लियर गाइस? सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। ठीक है, ये मैं सारे क्वेश्चन बच्चों जैसे ये लिखा देख रहे हो आप, SSC CGL मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2014 में। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक आर्ट डेवलप करेंगे साथ साथ कि किस तरीके से एरर फाइंडिंग की जाती है। ओके गाइज, so it was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.